नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक मौजूद हैं। बिहार चुनाव को लेकर हर एक जानकारी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता है, इसलिए चूकिएगा मत, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मयंक, कल दूसरे फेज़ की वोटिंग होनी है बिहार चुनाव को लेकर, लेकिन ओवैसी और प्रशांत किशोर, उनकी क्या भूमिका है? क्या वोट कटुआ का रोल निभाएंगे वो? देखिए, कल 122 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है और ये कल तय हो जाएगा कि कौन जो है बिहार में अब अगला राज किसका आने वाला है। और आपने जो दो सवाल पूछे कि भाई ओवैसी के वोट, ओवैसी किसका वोट काटने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर किसका वोट काटने जा रहे हैं, ये वो सवाल है जो ये तय करेंगे नलिनी कि कौन अगला सीएम बनने जा रहा है, किसकी पार्टी सत्ता में आ रही है। इन दोनों की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। अहम इसलिए होने वाली है क्योंकि कल सीमांचल की सभी, देखिए 24 सीटों पर मतदान है और सीमांचल वो इलाका है जहां पर एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी, जहां पे महागठबंधन के बड़े नेताओं ने, तेजस्वी ने पूरी ताकत झोंक दी और जहां ओवैसी और प्रशांत किशोर ने भी पूरी ताकत लगा दी। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है, यहाँ पे इन इलाकों में, कई इलाकों में 40 से 70% मुस्लिम वोटर हैं। तो इस बार मुस्लिम वोटर कहाँ जाते आपको नजर आ रहे हैं? अब ये जो सवाल है, यही सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर तमाम कयास लग रहे हैं कि भाई ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, अच्छी खासी परसेंटेज 40 से 70% मुस्लिम वोटर होने का मतलब है कि ये तय कर देते हैं कि इन इलाकों में कौन जीतेगा। अब देखिए, इसमें एक तरफ ओवैसी है, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पिछले साल की बात करें, 24 सीटें सबकी सब अहम है। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर अहम मौजूदगी दर्ज कराई थी। पिछले साल इस सीमांचल इलाके में 14 सीटों पर ओवैसी लड़े थे, उसमें से 5 सीटें वो जीते थे, यानी 5 सीट का डेंट उन्होंने सीधा सीधा लगाया था। और जो उनको अलग अलग वोट मिले, कई जगह पर ओवैसी की पार्टी के वोट जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे, यानी एक बड़ा डेंट लगा सकते हैं वो। अब आप देखिए, कटिहार में सबसे ज्यादा 5, किशनगंज में 4, पूर्णिया में 3 और अररिया में 2 सीटों पर उनकी पार्टी 2020 में जो है वो चुनाव लड़ी है। और इस बार की बात करें तो 15 सीटों पर ओवैसी लड़ रहे हैं। इनमें किशनगंज, पूर्णिया में 4-4, कटिहार में 5, अररिया में 2 प्रत्याशी मैदान में। और देखिए, इन सब सीटों पर जो ओवैसी का फोकस है, ओवैसी ये अपनी सभाओं में ये पोस्चर लेके चले कि भाई जो कांग्रेस और महागठबंधन है वो मुसलमानों का इस्तेमाल करती है वोट के लिए, लेकिन एक बार जीतने के बाद फिर वो मुसलमानों के विकास का काम नहीं करती। अब इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। ये जो अच्छे खासे परसेंटेज में मुस्लिम वोटर्स हैं जो कि सरकार बनाने में एक अहम रोल अदा करेंगे, वो ये देखना होगा, क्योंकि ये भी दावा किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से कि मुस्लिम वोटर्स उनके पाले में भी आ सकते हैं और सुदीन ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदू वोटर्स को भी अपने पाले में लाने की बात कही जा रही है। ये अच्छा सवाल और की क्वेश्चन ही यही है। देखिए, असल में मामला ये है कि एनडीए क्या मान के चल रहा है। एनडीए और कुछ एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि अगर ओवैसी मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए तो जो हिंदू वोटर्स हैं उनका ध्रुवीकरण अगर हो जाता है तो वो एनडीए को फायदा पहुंचा देगा और एनडीए फिर वहां पे लीड करेगा। अगर ओवैसी मानते हैं कि अगर महागठबंधन के जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो आरजेडी के साथ जुड़ा रहा है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, देखिए इस बार जो है 12 सीटों पर, अगर सीमांचल की 24 सीट की बात करें तो 12 पर कांग्रेस लड़ रही है, 9 पे आरजेडी लड़ रही है। अब इन सीटों पर जो मुस्लिम वोट्स हैं, अगर ओवैसी इनको काटने में कामयाब रहे तो सीधा फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है। एनडीए के जो है वो हिंदू जो वोट बैंक है वो अगर इंटैक्ट रह गया और मुस्लिम वोट बैंक बट गया तो उसका सीधा फायदा जो है वो एनडीए को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी ने इस पूरे इलाके में बताया जाता है कि करीब 40 सभाएं की, सबसे ज्यादा सभाएं जो हुई है वो तेजस्वी की तरफ से की गई, यानी आरजेडी ने अपना पूरी ताकत लगा दी ये मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में कि वो जो है किसी तरह से उनका मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के साथ ना जाए। लेकिन आप देखें, ओवैसी ने भी जम के प्रचार किया। उन्होंने ये भी बात कही थी शुरू में कि भाई मैं तो तेजस्वी के साथ गठबंधन करने के लिए हम तैयार हैं, अगर हमको सम्मानजनक सीट मिलती है तो हम साथ में आने को तैयार है, लेकिन वो डील नहीं हो पाई अंततः। तो अब बड़ा सवाल यही है। और दूसरी तरफ जो आपने सवाल पूछा प्रशांत किशोर का, जन सुराज का, देखिए
एक तो एक जनरल ऐसा ओपिनियन बन रहा है कि भाई 65% वोटिंग हुई है, बड़ा मतदान हुआ है बिहार में पहले फेज में। अब दूसरे फेज में भी ये देखने की बात है कि क्या इतना ही हाई लेवल वोटिंग होती है बिहार में। और देखिए ओपी राजभर जो है तो हालांकि वो यूपी के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, यानी एनडीए के सहयोगी है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में जो है आरजेडी की सरकार बन सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। जब बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है तो अपोजिशन पार्टी को फायदा होता है, यानी एनडीए के सहयोगी हैं लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा वोटिंग हुई तो आरजेडी को फायदा हो सकता है। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प है, इस तरह के जो दावे हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जन सुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी, ये किनके वोट में सेंध लगाती है, क्योंकि ये तो तय है कि प्रशांत किशोर इस पूरे इलाके में उन्होंने भी ग्राउंड लेवल पे अच्छा प्रचार किया है और वो अच्छा खासा वोट उनको भी मिलेगा। और निश्चित रूप से एनडीए को भी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक तीसरा ध्रुव बनाने हाँ, के लिए बहुत जोरदार प्रयास किया है ग्राउंड पर भी जाकर। हम देख रहे हैं कि अलग अलग मीडिया चैनल्स में भी ग्राउंड जीरो पर भी वो लगातार अपना लगे रहे, वो प्रचार करने में लगे रहे। तो देखिए अब क्या है कि जनसुराज ने अपने आप को जिस तरह से पेश किया, एक अच्छा शासन हम लाएंगे, जिस तरह के वादे थे, एक क्लीन गवर्नमेंट देंगे, इस तरह के जो वादे थे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक वोट बैंक तो वो दोनों को डेंट लगा रहे हैं, महागठबंधन को भी और एनडीए को भी, दोनों की तरफ से वोट बैंक आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जो ये मुस्लिम, जहां से हमने शुरू किया था कि 40 से 70% जो मुसलमान हैं, क्या ये इनके कुछ वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को, जनसुराज को भी जाते हैं? देखिए जनरली ये होता है कि एनडीए है, महागठबंधन है और तीसरे ध्रुव पे खड़े ओवैसी, तो ये माना जाता है कि ओवैसी के खड़े होने से एनडीए को फायदा होता है क्योंकि अपोजिशन के वो वोट बांट देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एंट्री चूंकि प्रशांत किशोर की भी हो गई है, इसलिए ये भी देखने वाली बात है कि कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ओवैसी और प्रशांत किशोर के बीच में भी तो नहीं बढ़ता है। ये भी एक बड़ी नोटिसेबल बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर हो, ओवैसी हो, ये 40 से 70% मुसलमान किस सीट में जाएंगे, किस आधार पर ये तय होता है किस पार्टी में जाएंगे? देखिए हाँ, ये कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है, अररिया है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है, अगर देखिए 15 सीटों की हम बात करें, जो ओवैसी ने इस बार 15 सीटें जो सीमांचल में उतारी हैं, इसमें किशनगंज और पूर्णिया में 4-4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो, कटिहार में 5 और अररिया में 2 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे। यानी देखिए ये इस इलाके में जो 15 सीटें हैं, ये 15 सीटें वो सीटें हैं जहाँ पे एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी जातिगत समीकरण के आधार पर ही लोग वोट डालेंगे, जात देखकर? अब देखिए जातिगत समीकरण तो एक ऐसी चीज है, बिहार में जातिगत समीकरण ऐसी चीज है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वोट पढ़ते रहे हैं और पढ़ते ही हैं आप, ये इस बात को हर कोई मान के चलता है कि एक समीकरण तो होता ही है। लेकिन ये एमवाई फैक्टर जो है, मुस्लिम यादव जो फैक्टर है, ओवैसी इसको बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, ये इसको तोड़ देते हैं। देखिए चाहे यूपी हो, चाहे सीमांचल हो, बिहार की सीटें हो, ये जो मुस्लिम यादव फैक्टर है, जब जब मुस्लिम और यादव एक साथ मिलकर वोट करते हैं तो अपोजिशन जो पार्टी होती है, महागठबंधन को फायदा होता है, चाहे या तो अखिलेश की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इनको फायदा होता है। लेकिन ओवैसी की जैसी एंट्री होती है तो ओवैसी ये एमवाई गठबंधन को तोड़ने का काम करते हैं। अब देखना यही है कल की ये कितना, इसको लोगों ने बीजेपी की बी टीम कहते हैं। हाँ, अब बिल्कुल यही है। अब देखना ये है कि ये कितना वो % वोट काटने में सफल होते हैं, इससे ये तय हो जाएगा कि कितना जो है वोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। देखिए हमने यूपी के चुनाव देखा, उसमें मुस्लिम और यादव ने मिल के वोट किया लोकसभा चुनाव में, इसीलिए समाजवादी पार्टी की इतनी सीट्स आई। फिर भी हमारी बड़ी कवरेज होगी, शायद नलिनी आपके साथ हूँ उस दौरान भी। बता दूं दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल पर आप सबसे सटीक जानकारी देख सकते हैं बिहार इलेक्शन को लेकर, और हम आपको पल पल की जानकारियां देंगे ही। और साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सेकंड फेज में इस बार वोटर्स की क्या मुस्लिम वोटर्स का, और मुस्लिम वोटर्स का क्या टर्नआउट होता है। बुर्के वाला बड़ा विवाद रहा कि भाई बुर्के का लेकर कोई नया विवाद तो नहीं होता है। तो पिछली बार भी हमने देखा कि चुनाव के बीच में कई जगह से इस तरह की खबरें आई कि झड़पें हो रही हैं या तनाव की स्थिति के चले जा रहे हैं। अब ये पूरी स्थिति कल देखने को मिलेगी, तो हमारी नजर रहेगी इस पूरे मैटर पे, इससे जुड़ा पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 के साथ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ स्पेशली आप बने रहेगा और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की भी राय हमें मिल पाए कि मुस्लिम वोटर्स की क्या भूमिका इस बार हम देख रहे हैं, जो वो रुझान उनका किस तरफ, किस पार्टी की तरफ रहता है। थैंक यू सो मच।